हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्पीकिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने दोनों पार्ट को कंबाइन कर दिया है बिकॉज बहुत ही कम क्वेश्चंस थे मिला के दोनों के। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के, दोनों आपको प्लेलिस्ट के अंदर इनके वीडियोस मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगी। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो पार्ट 1 में स्पीकिंग एक्सरसाइज दी गई है। स्पीकिंग एक्सरसाइज में ऑफ कोर्स आपको कुछ 2-3 मिनट का एक छोटा सा मटेरियल तैयार करके स्पीच देनी होती है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। वी हैव जस्ट read about the first flight of a young seagull. Your teacher will now divide the class into groups. Each group will work on one of the following topics. Prepare a presentation with your group members and then present it to the entire class. तो आपको ग्रुप वर्क करना है यहाँ पे, जिसमें 4 डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। आपकी क्लास को डिवाइड किया जाएगा, कुछ बच्चों को कुछ टॉपिक्स मिलेंगे एंड वन ऑफ द टॉपिक्स पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है एंड देन प्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है तो फॉर एग्जांपल आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, इफ दिस इज समथिंग जो आपके टीचर्स लेट्स से आपको सिखाना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दैट वुड बी वन वे। अनदर वे वुड बी कि चार्ट पेपर पे प्रेजेंटेशन देना है। अनदर वे वुड बी कि लेट्स से आपने सिंपली कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करके उनका कोलाज बना के एंड देन यू कैन जस्ट फ्लैश इट एंड बाकी आप चीज़ें बोलेंगे। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। अगर आपको फॉर्मेट के लिए लोग आपके मार्क्स काट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो जस्ट बी एश्योर्ड कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बोरिंग समझते हैं एंड बहुत लोग तो इवन फोकस ना जाए लोगों का ज़्यादा स्लाइड पे एंड फोकस आपके ऊपर है तो इनफैक्ट स्लाइड पे कुछ एक चीज़ छोड़ के एंड बाकी दमदार प्रेजेंटेशन वो बोल के दे देते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि पावर पॉइंट या एनी अदर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका काम बस उतना ही होना चाहिए कि वो आपके जो आप कुछ बोल रहे हैं उसके लिए एड कर सके। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जो भी दिया गया, प्रोग्रेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ एयरप्लेन्स। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप शायद ईयर वाइज लेट्स से आप कहना चाहेंगे कि 1960s में ऐसा था एंड 2020 में ये मॉडल्स आए। तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा कि आप इस चीज़ को ऑलरेडी फ्लैश करें स्क्रीन पे, तो आपको ये ऑडियंस जब चाहे वो इसको देख ले। आपके मैं अब थर्ड प्लेन के बारे में बता रहा हूँ तो दे कैन क्विकली सी एंड देन आपके ऊपर फोकस वापस आ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें इनफैक्ट कोई भी टेक्स्ट ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ताकि आप मिनिमल टेक्स्ट रखें प्रेजेंटेशन में एंड बाकी चीज़ें लोग आपको सुने। दैट शुड बी द मेन फोकस। ग्रुप मेंबर्स का आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप साथ में प्रेजेंटेशन बनाएंगे, बट समटाइम्स क्या होता है फर्स्ट प्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल यू कैन से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं ईयर्स को, सो यू वुड से कि 1960 से लेके 1980 को ग्रुप मेंबर 1 बताएगा, 1980 से लेट्स से 2000 तक ग्रुप मेंबर 2 बताएगा एंड 2000 से 2020 तक ग्रुप मेंबर 3 बताएगा। लेट्स से 3 की टीम है अगर आपकी। सिमिलर वे में आप डिवाइड कर सकते हैं। देन इसमें क्या होगा, आपके पूरे ग्रुप का प्रेजेंटेशन जो है, पूरे ग्रुप का पार्टिसिपेशन भी मेंबर का। इनफैक्ट इन सम केसेस आई डोंट नो हाउ योर टीचर इज गोइंग टू ग्रेड इट, बट नॉर्मली ऐसा होता है इवन हायर क्लासेस में या इनफैक्ट कॉम्पिटिशन्स में। इनफैक्ट ये वाली जो स्किल है ना, ये आपको कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अपॉर्चुनिटी अगर आपके टीचर दे रही हैं एंड इनफैक्ट अगर आप टीचर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को स्किप ना करें, बिकॉज ये बच्चों को एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो प्रेजेंटेशन कैसे करें। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। ट्रस्ट मी, लोग प्रेजेंटेशन स्किल्स को रेज्यूमे में आज तक लिखते हैं। इनफैक्ट इसे एक बाय डिफ़ॉल्ट स्किल मानी जाती है, बट स्टिल आज तक लोग इसको रेज्यूमे में लिखते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन देना मुझे आता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप करवाएं एंड बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली आपको तो सीरियसली लें। तो प्रोग्रेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ एयरप्लेन्स का एग्जांपल हम देख चुके हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। मॉडल्स ऑफ मोटर कार्स का सिमिलर प्रोग्रेशन रहेगा। आप दिखा सकते हैं कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के कार्स कैसे डेवलप हुए एंड इनफैक्ट नॉर्मली क्या होता है कि जो ईयर वाइज प्रोग्रेशन होता है, इट इज़ नॉट लाइक दिस कि एक आया फिर दूसरा आया, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। आपको क्या करना है, इस क्लास ऑफ एयरप्लेन्स या कार में से एक रिप्रेजेंटेशन चुनना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की बात करूं तो आप अगर सेडान की बात करते हैं, कार विच इज़ अ सेडान, जैसे फॉर एग्जांपल होंडा सिविक हो गई, लेट्स से मारुति सियाज हो गई, लेट्स से टोयोटा कोरोला हो गई, सारे सेडान हैं। लेट्स से BMW की कोई गाड़ी होगी, ऑडी हो गई, सारे सेडान्स हैं,
सारे एक जैसे दिखते हैं मोर और लेस, सबका शेप मोर और लेस सेम होता है, टेक्नोलॉजी मोर और लेस सेम है। तो आप उनमें से एक बेस्ट ऑफ द क्लास में भी चूज़ करके आप बता सकते हैं कि हाँ दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेशन इन रिसेंट टाइम्स, रादर देन सबका आप एडवर्टीजमेंट करने लग जाए। तो देयर शुड बी अ बिग टेक्नोलॉजी चेंज। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे क्लियरली कि देयर वाज अ सिंगल जेट प्लेन, इनफैक्ट इससे भी पहले ऐसा था, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ रोटर बेस्ड प्लेन जिसमें से फैंस थे, देन इट वेंट टू दिस एयर जेट इंजन्स, देन वहाँ पे एयर जेट इंजन्स भी अंडर द विंग आया, देन यू हैड डबल जेट इंजन्स दोनों अंडर द विंग, देन नाउ यू हैव ट्रिपल जेट इंजन। सो इस तरह के बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डबल जेट इंजन का एक ही मॉडल है, बहुत सारे हैं। सो यू कैन फॉर एग्जांपल डू द सेम फॉर कार्स कि कैसे उनकी टेक्नोलॉजी लीप जैसे होती गई ओवर द ईयर्स, वो आप दिखा सकते हैं। देन कमिंग टू बर्ड्स एंड द विंग स्पैन, आई थिंक दिस इज फेयरली सिंपल। Here your focus should be, if I were doing this and in order to give a presentation, main thing क्या होती है कि अगर आप ये डाल देंगे ना तो लोग सो जाएंगे, बिकॉज क्या है एल्बेट्रॉस, क्या है बॉल्ड ईगल, व्हाट इज टर्की वल्चर, व्हाट इज कॉमन गल, हमने देखे ही नहीं इन बर्ड्स को। वी हैव नेवर एवर सीन दीज बर्ड्स एट ऑल। मैंने तो कभी नहीं देखे, मैंने ना एल्बेट्रॉस देखा है, ठीक है मे बी बॉल्ड ईगल को देख लिया है गलती से, टर्की वल्चर मुझे नहीं पता क्या है, मुझे कॉमन गल नहीं पता बिकॉज यहाँ पे सीगल्स दिखते ही नहीं इंडिया में कहीं भी मुझे। स्पैरो फिर भी हमने देखा है। तो व्हाट यू कैन डू इज जो बर्ड्स आप आसपास देखते हैं, जैसे कुकू हो गई, जैसे क्रो हो गया, स्पैरो है, मैना है, देन पैरट है, तो यू कैन टेक दीज फेमिलियर बर्ड्स, एंड पिजन है ऑफ कोर्स, पिजन को भूलना नहीं चाहिए, एंड ऑफ कोर्स मे बी आप सीगल को ले लेंगे बिकॉज ये चैप्टर जो है आपका सीगल के बारे में था। तो आप एक तरह से कॉन्टेक्स्ट भी बता रहे कि देखो सीगल के बारे में हमने कुछ स्टोरी पढ़ी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स in terms of wingspan compared to our day to day birds। फिर आप ईगल डाल दीजिए, फिर मे बी एक दो एक्सॉटिक बर्ड्स डाल दीजिए, एंड देन मे बी ग्रेट एल्बेट्रॉस आई थिंक हैज़ द हाईएस्ट विंगस्पैन। तो आप एक बर्ड को डाल रहे हैं जो सबसे बड़ा है जिसका विंगस्पैन है, मे बी हमिंग बर्ड होगी या कोई बर्ड होगी जिसका सबसे छोटा आई थिंक विंगस्पैन होगा, प्रॉब्ली इन सेंटीमीटर्स। तो आपने दो एक्सट्रीम्स डाल दिए, हाथी चीटी काइंड, एंड देन इन बिटवीन जो कॉमन आप देखते हो प्लस एक सीगल डाल दिया जस्ट टू गिव लिंक टू योर चैप्टर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं रादर देन कॉपी पेस्ट मार के इस तरह से जो मैंने यहाँ पे दिया। माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेसिंग द फ्लाइट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेट्स से प्रेजेंटेशन हो सकती है ये, एंड आई वुड से यू कैन फोकस समथिंग विच वी डू सी इन इंडिया अगेन। सो फॉर एग्जांपल इस तरह से फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट्स ट्रेसिंग कर सकते हैं कि देर आर सम बर्ड्स जिनका यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो फॉर एग्जांपल नागालैंड उड़ के आते हैं, एक स्टॉप लेते हैं, देन फाइनली वो उड़ के समवेयर इधर साउथ अफ्रीका में जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो कोल्ड रीजन है, राइट। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। सो आई थिंक इक्वेटर समवेयर हियर है, तो यहाँ पे गर्मी रहती है, तो यहाँ पे वो आना चाहेंगे। सो यू कैन शो इज कि इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, देन कहाँ पे वो स्टॉप्स लेते हैं। तो ये जो स्टॉप्स जब वो लेते हैं तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, मे बी 1 or 2 days और अ फ्यू डेज, एंड इन स्टॉप्स में जब वो बर्ड आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से पूरी एक टोली निकलती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से सम वीक्स अब बर्ड्स आते हैं उड़ते हैं, आते उड़ते हैं, बिकॉज जो पीछे वाले हैं वो अब स्टॉप लेंगे एंड फिर वो उड़ जाएंगे। तो ये जो स्पैन होता है उसमें बहुत सारी टूरिज्म प्रमोशन करते हैं लोग कि आप यहाँ पे आइए, आपको एक्जॉटिक बर्ड्स दिखेंगे। एक्जॉटिक क्योंकि आपको इंडिया में कभी नहीं दिखेंगी, बाहर से आई हैं। तो आप ये चीज़ सर्च करके एक्जॉटिक बर्ड्स, माइग्रेटिक बर्ड्स इंडिया में कहाँ कहाँ दिखने को मिलते हैं, आई थिंक राजस्थान में भी बहुत सारे दिखने को मिलते हैं, स्पेशली कुछ लेक्स के अराउंड फ्लेमिंगोज फॉर एग्जांपल दिखते हैं। तो इनको आप सर्च करके उनके फ़्लाइट्स को ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो समवेयर इन यूके से उड़ के लेट्स से समवेयर ईस्ट जर्मनी या चेक रिपब्लिक से होते हुए, दुबई होते हुए इंडिया आके लेट्स ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो इस तरह से आप इनका फ़्लाइट पाथ रफली ड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपको बनी बनाए फ्लाइट पाथ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये स्केच कर सकते हैं, लाइंस ड्रॉ करके बना सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट वाज अबाउट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज राइटिंग। Write a short composition or your initial attempts at learning a skill. You could describe the challenges of learning to ride a bicycle or learning to swim. Make it as humorous as possible. So ये जो chapter थी आपकी that was about learning a skill, तो आपको एक short composition लिखना है कि आपके initial attempts जो थे स्किल को लर्न करने के लिए, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करें। आप चैलेंजेस डिस्क्राइब कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइडिंग अ बाइसिकल बहुत ही कॉमन है, देन लर्निंग टू स्विम भी बहुत कॉमन है। देयर कुड बी समथिंग एल्स, आई रियली डोंट नो, मे बी आप पियानो सीख रहे हैं, लेट्स से आप गिटार सीखने की कोशिश कर रहे हैं,
तो उसके चैलेंजेस बताने की कोशिश करते हैं। आपको ह्यूमरस रखना है। तो फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर को भी देखा था कि हमें बड़ी हंसी आई थी जब हम देख रहे थे कि वो कैसे मम्मी पापा उसको चिल्ला रहे हैं, मम्मी कैसे उसे रिझा रही थी खाना दिखा के, एंड देन फाइनली कैसे उसने कूद लगाई तो ऐसा लगा था वो मर ही जाएगा, लेकिन फाइनली सो यू सी कि ह्यूमर का पार्ट भी था, थ्रिल भी था, एंड आप ये बिल्ड कर सकते हैं अपनी स्टोरी के लिए। सो व्हाट आई हैव डन, राइड अ बाइसिकल से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लेके आपके लिए एक गाइडिंग पैराग्राफ लिखा है। बट इनफैक्ट आप क्या फोकस कर सकते हैं कि इवन स्टार्ट करने से पहले, साइकिल को छूने से पहले आपने अपने डर पे कैसे काबू किया। एंड दिस माइट बी मोर ट्रू फॉर लर्निंग टू स्विम, बिकॉज जब आप स्विमिंग करने जाते हो तो आप पैर रखना नहीं चाहते हो लेट्स स्विमिंग पूल में, बिकॉज आपको बहुत डर लगता है कि अगर मैं घुस गया तो मेरी वाट लगेगी। अब तो समथिंग लाइक दैट आप उस फेज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं पूल तक जब गया और गई उससे पहले मुझे क्या फील होता, हाउ डिड आई ओवरकम। दिस विल बी वेरी सिमिलर टू जो सीगल के साथ हो, वो हवा में जाना ही नहीं चाहता था तो उड़ान तो कैसे भरेगा, समथिंग लाइक दैट। सो व्हेन आई वाज अबाउट 9 years old, my father started to teach me how to ride a bicycle. I knew how to ride a bicycle with the 2 support wheels on, but this was the time when I removed them and learned to balance on my own. तो जब मैं 9 साल का था मेरे पापा ने मुझे बाइसिकल चलानी सिखाई, एंड मुझे बाइसिकल चलानी आती थी सपोर्ट व्हील के साथ, जो सपोर्ट के 2 चक्के होते छोटे छोटे, उसके साथ मुझे चलाने आते थे। बट अब जो है मुझे उन्हें हटा के खुद से बैलेंस करना सीखना था। टू बिगिन विथ माई फादर रिमूव्ड 1 सपोर्ट व्हील एंड रेज्ड द अदर वन अ लिटिल हायर सो इट वुड नॉर्मली वोंट टच द ग्राउंड। तो पहले क्या किया मेरे पापा ने, एक सपोर्ट व्हील हटा दिया और दूसरे को थोड़ा सा उठा दिया, तो अगर मैं गिरने वाला हूँ तो वो मुझे फाइनली टच करेगा ग्राउंड को और बचा लेगा। It gave me confidence that if I ever lose balance, the side wheel will come to action like a safety net. तो मुझे कॉन्फिडेंस क्यों देता था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे लिए एक सेफ्टी नेट है कि अगर मैं गिरा तो ये मुझे बचा लेगा। सेफ्टी नेट बेसिकली टर्म आप यूज़ करते हो कि व्हेन यू हैव समथिंग, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, समथिंग विल कम एंड सेव यू। तो सेफ्टी नेट का टर्म आता है, फॉर एग्जाम्पल जब भी आप ऊपर से गिरते हो, हाइट से नीचे एक सेफ्टी नेट होती है एंड उस नेट पे आप जाके गिर जाते हो एंड आप बच जाते हो मरने से। तो दिस टर्म हैज़ बिकम वेरी कॉमन कि यू इवन से टू पीपल दैट यू आर माई सेफ्टी नेट, कि अगर मुझे कुछ हो गया मुझे बचाने के लिए तुम तो रहोगे या रहोगी। तो दिस इज़ द टर्म इवन यूज फॉर पीपल। तो यू कैन से कि वन साइड व्हील वॉज लाइक माई सेफ्टी नेट। द रियल प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन आई रिमूव द सपोर्ट व्हील। तो प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई मेरे लिए, जब सपोर्ट व्हील हटा दिया गया। द प्रॉब्लम वॉज दैट आई कुड स्टॉप एंड अनमाउंट फ्रॉम द साइकिल ऑन माई ओन, बट आई कुडंट स्टार्ट एंड माउंट ऑन माई ओन। तो प्रॉब्लम क्या थी कि मैं स्टॉप कर सकता था चलती हुई साइकिल को और उससे उतर सकता, अनमाउंट करना यानी उतरना, लेकिन मुझे स्टार्ट करना, चलाना और बाइसिकल पे चढ़ना नहीं आता था। तो उसके लिए मुझे सपोर्ट लेनी पड़ती थी। वंस आई रोड क्वाइट अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम, क्रैश्ड इनटू एन ओल्ड लेडी हु वाज कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट। तो एक बार मैं बहुत लंबा चला गया घर से, एक बूढ़ी औरत से टकरा गया जो वेजिटेबल मार्केट से आ रही थी। शी स्कोल्डेड मी अ लॉट बिकॉज ऑफ वेजिटेबल्स फेल ऑन द रोड, थैंकफुली वी बोथ वर फाइन। तो मुझे बहुत डांट पड़ी उनसे क्योंकि उनके सारे सब्जियां जो है ज़मीन में गिर गई थी। थैंकफुली हम दोनों ठीक थे, किसी को चोट नहीं लगी। हाउएवर आई वाज स्टक बिकॉज आई कुडंट माउंट द बाइसिकल ऑन माई ओन। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब मैं उतर गया था बाइसिकल से क्रैश से एंड अब मैं चढ़ नहीं सकता था। सो आई हैड टू वॉक माई बाइसिकल ऑल द वे बैक होम। इट टुक मी सेवरल क्रैशेज एंड फ्यू मंथ्स अंटिल आई लर्न टू राइड माई बाइसिकल। आई इवन लर्न टू राइड विद अ पिलियन। तो वॉट आई डिड हियर, मैं वापस घर गया एंड फाइनली बहुत से क्रैशेज और कुछ महीनों बाद मुझे फाइनली बाइसिकल चलाना आ गई। अब मैं पीछे किसी को बिठा के भी चला सकता हूँ। तो पिलियन मतलब पीछे किसी को बिठा के चलाना। तो व्हाट आई डिड ट्राई टू डू हियर इज़ कि मैंने एक छोटा सा इवेंट लेके उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे दिया। सो इफ़ यू सी कि यहाँ पे मैंने इतना स्पेस जो है एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया, जस्ट टू ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर लेट्स से, एंड ट्राइंग टू जूम इन इनटू वन सिचुएशन। तो आप ये भी कर सकते हैं, जेनरिक रख सकते हैं एंड जूम इन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, एंड देन फिर शॉर्ट में यू कैन से कि हाँ इतने टाइम में फिर मैं सीख गया फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बीन अलोन और अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म? नरेट योर एक्सपीरियंस इन अ पैराग्राफ। सो दिस इज समथिंग मैं चाहता हूँ कि आप खुद से लिखें। क्या आप कभी भी अकेले रहे हैं या घर से दूर रहे हैं थंडरस्टॉर्म के दौरान? थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश जिसमें बिजली भी बहुत कड़कती है, एंड अपने एक्सपीरियंस को आपको बताना है एक पैराग्राफ में। तो इवन दो मैं आपके लिए एक रेडीमेड आंसर नहीं लिख रहा, बट आई कैन गिव यू सम डायरेक्शन।
तो व्हाट यू कैन फोकस ऑन इज योर फियर, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली हिंट है कि अकेले होना, घर से दूर होना, दिस इज सम ऑफ द सिचुएशन जब हमें डर लगता है। तो आर यू अफ्रेड ऑफ थंडरस्टॉर्म्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप थंडरस्टॉर्म से डरते हैं? बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बहुत लोग तो मोबाइल लेके फोटोग्राफी करने लगते हैं। सो डू यू हैव सम इरेशनल फियर्स? इरेशनल फियर्स है ना जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, जो कि रीजनेबल नहीं है। जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिजली उनके ऊपर गिर जाएगी, उनका पीछा करेगी, उन्हीं के ऊपर गिरेगी। फॉर एग्जांपल, इवन दो साइंस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि बिजली हमेशा लेट्स से सबसे विसिनिटी के सबसे हाईएस्ट ऑब्जेक्ट पे गिरती है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट पे। एंड नॉर्मली बिल्डिंग्स के ऊपर लेट्स से एक लाइटनिंग रॉड होती है जहाँ जो बिजली को अट्रैक्ट करती है, तो आपके ऊपर गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है इनफैक्ट। बट इवन ये सब चीज़ें पता होने के बाद भी हमें डर लगता है। दीज आर कॉल्ड इरेशनल फियर्स, कुछ नहीं कर सकते इनका, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ समथिंग इरेशनल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग, तो ये आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। डू यू एन्जॉय दैम? आप फिर ऑन दी कॉन्ट्ररी आप ये बोल सकते हैं थंडर स्टॉर्म में मज़ा करते हैं, आपको पसंद है। वॉट वर यू डूइंग व्हेन दिस हैपेंड? आप क्या कर रहे थे? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकेले थे या घर से बाहर थे और थंडर स्टॉर्म आया, तो आप क्या कर रहे थे उस समय? उस सिचुएशन को सोच सकते हैं टू राइट दिस पैराग्राफ। वर यू आउटसाइड और इनसाइड? तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप किसी और के घर पे हो, या खुद के घर में अकेले हो, या बाहर गए हो लेट्स से साइकिल से कोई कुछ चीज़ सामान लाने, एंड ये हो गया। तो क्या थी सिचुएशन? डिड यू फील सेफर व्हेन एट होम और व्हेन विद समबडी? तो क्या आपको सेफर तब फील होता है जब आप घर पे होते हो या किसी के साथ होते हो, व्हेन एट होम और व्हेन विद समबडी, देन अलोन और अवे? वॉट वर यू थिंकिंग ड्यूरिंग द टाइम? एंड जब थंडरस्टॉर्म हो रहा था, नॉर्मली क्या होता है जब हम ऐसे डरे हुए होते हैं तो हमारा ध्यान जो है कम्प्लीटली उस फियर पे चला जाता है, हमारे सर पे बहुत थॉट्स आते हैं, हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो क्या थॉट्स थे वो, क्या आप सोच रहे थे उस दौरान? डिड यू प्रे? क्या आप प्रेइंग कर रहे थे, भगवान से मना रहे थे कि आप बचे रहें, जल्दी से ख़त्म हो ये, एट्सेट्रा एट्सेट्रा? तो आप इन सब चीज़ों पे अगर फोकस करोगे तो आपके पास एक नाइस लेट्स से 8 to 10 लाइंस का एक पैराग्राफ आपके पास बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस टेक्स्ट बुक के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।